हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और जैक बोर्ड में आप सभी बच्चों का देखिए क्लास 12 हिंदी कोर का पोएम सेक्शन, यानी कि अगर आप जिसे कह सकते हैं काव्य वाला जो सेक्शन रहता है, यानी काव्य खंड से जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में आपके बुक से, वो सवाल मैं आपको इस वीडियो में आज की वीडियो में कराने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा आपके कॉलेज के द्वारा बेसिकली, तो वो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर सवाल पूछा जाए कि स्नेह सूरा के पान से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय होता है, तो कवि को स्नेह जो रूपी मदिरा है का पान करने वाला यहाँ पर कवि मतलब कि चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। चूंकि जो कवि का जो हृदय है वो सदैव ही क्या है, उच्च मानवीय भावों का गायक होता है। वो प्रेम, करुणा, दया, ममता, क्षमाशीलता या फिर कह सकते उदारता जैसे भावों को हमेशा क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। और वो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसी भावनाओं को क्या करता है, तिरस्कृत करता है या इनसे दूर रहता है। इसीलिए कवि को वो संपूर्ण दृष्टि, जो अपनी संपूर्ण दृष्टि है, उसे वो प्रेम करने वाला, प्रेम बांटने वाला प्राणी होता है। इसीलिए स्नेह सूरा के पाने से क्या मतलब है, इसका आशय का आपका इसका उत्तर हो गया। अगला अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह आपको बताना रहेगा। तो बच्चे देखिए क्या है, प्रत्याशा में होंगे कि अधिक ऐसा सोचते होंगे, या फिर इसी दो तरह पूछा गया है कि बच्चे किस आशा में नीड़ों झांकते होंगे या फिर बच्चे प्रत्याशा में। ये जो हमारे कहानी कविता है, यहाँ पर पथिक जो है यहाँ पर ऐसा क्यों सोचता है, ये आपको बताना है। तो पक्षियों के बच्चे जो होते हैं अपने घोंसले में शाम होते ही इस आशा से झांकने लगते हैं कि उनके जो माता पिता है वो अब आने ही वाले या फिर अब आएंगे। दिन भर की वो भूख प्यास और अकेलेपन से पीड़ित वे बच्चे भोजन की आशा में अपने प्रिय माता पिता से मिलन की आस में उत्सुक नजरिए से बाहर क्या करने लगते, झांकने लगते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो अगर सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास थका पथिक जो है क्या सोचकर जल्दी चलने लगा, ये हमें बताना है। यहाँ थका होगा ना कि धका होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसे आप लोग। यदि मंजिल दूर ना हो तो लोगों की वहां तक पहुंचने की जो मानसिकता कैसी होती है, ये आपको दूसरे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, दो सवाल, एक ही सवाल का दूसरे से पूछा जाए तो दोनों का भावार्थ एक ही निकलेगा। पथिक जब देखता है कि उसकी मंजिल जब दूर नहीं है तो उसके जो कदम है वो थिलथला नहीं रहे, यानी हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। अब वो समझ गया कि ज्यादा दूर नहीं तो आराम से जा सकता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि मंजिल एक जल्दी पाने की ललक और उत्साह उसकी गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रात को अंधेरा छा जाने की आकांक्षा से वो चंचल और गतिशील भी क्या हो जाता है। फिर अगला सवाल पूछा जाए अगर आपको पेपर में कि प्रातः काल की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है, ये अगर आपको बताने बोला जाए तो यहां पर देखिए कह सकते कविता के अनुसार प्रातः काल की जो तुलना है वो खरगोश की लाल आंखों से यहाँ पर की गई है, क्योंकि शरद ऋतु का जो प्रातःकालीन सूर्य जो होता है वो लाल चमकीला होता है, तो वो खरगोश की लाल आंखों जैसा ही क्या होता है, प्रतीत होता है। और वही बात देखिए बताया कि प्रातःकाल की जो तुलना है वो खरगोश सी की है। क्यों? क्योंकि खरगोश की आंखें लाल होती है और शरद ऋतु में जो प्रातःकाल सूरज होता है या सूर्य होता है उसकी भी जो चमक जो होती है वो लाल रंग की होती है। फिर अगला सवाल पूछा गया देखिए यहाँ पर कि सबसे तेज बौछारों गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया, उसके जो शब्द कहता है, उसका जो कविता का वर्णन है वो आपको अपने शब्दों में से करना है। तो भादो महीना बीतने के बाद जब तेज बौछारें चली जाती है तो शरद ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है और प्रकृति में कुछ हमें बदलाव देखने मिलते हैं। वो बदलाव यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखे गए हैं कि वातावरण में हल्की यहाँ पर ठंडी आ जाती है, सूरज की लाली बढ़ जाती है और आकाश हमारा बादल रहित हो जाता है और साथ ही साथ मुलायम हो जाता है। तो बारिश के साथ साथ भादो महीने में ये चीज हमें देखने मिलती है, ये यहीं पर बताया गया है। अगला सवाल है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहले हमारे पास फूलों की तरह जो कविता है वो हमारी खिलती है, परंतु यहाँ पर मुरझाती नहीं है। सदा ही वो क्या रहती है, ताजी यानी हरी भरी या कह सकते हैं खिली भी रहती है। उसकी जो महक है वो बरकरार रहती है। कवि कहना चाहता है कि फूल तो मुरझाने के बाद अपनी महक बिखेरना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, किंतु कविता के संदर्भ में जो मुरझाना होता ही नहीं है। इसलिए कविता में क्या कहा है कि बिना मुरझाए महकती रहती है। यहाँ कविता के शाश्वत चिरकालीन प्रभाव की ओर संकेत यहाँ किया गया है। तात्पर्य यह है कि कवि कितनी भी पुरानी क्यों ना, कविता कितनी पुरानी, वह हमेशा पहली बार जो पढ़ने वाले जो श्रोताजन होते हैं उनके लिए क्या रहते हैं, हमेशा तरोताजा एवं नए अर्थ प्रदान करने वाली होती है। ये कविता से कवि ने से रिलेट किया, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है।
अगला सवाल देखिए यहाँ पूछा गया आपसे बच्चों को यहाँ पर कि बिना मुरझाए महकना, सब घर एक कर देने का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपसे ही बच्चों के लिए बताया हुआ है कि सब घर एक कर देना, या फिर कैसे थे जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार का जो सीमा का स्थान होता है वो लिमिट नहीं होता, जब बच्चे को इस खेल की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार कविता में देखिए कोई भी प्रकार का बंधन नहीं होता। बिना मुरझाए महकना, फूलों की तरह कविता खिलती है परंतु वो कभी मुरझाती नहीं है, सदा हमेशा ताजी बनी रहती है, उसकी महक जो रहती है हमेशा बरकरार रहती है। फिर अगला हमारे पास कील के तिरे ठोकने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर बताया गया है कवि जब भाषा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के फेर में अपनी बात से अपेक्षित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाता है तो वो अपनी बातों को प्रवाहहीन बना देता है। जिस तरह कील की चोड़ी मर जाने पर उसे साधारण कील की तरह ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी बात किसी तरह भाषा में कहकर कह दी है। उस अभिव्यक्ति में ना तो केवल कसाव था और ना ही उसकी ताकत थी, यह सिर्फ क्या करता प्रभाव ताकि उत्पन्न कर सके। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि कोई रचना ढीले पेज की तरह कब और कैसे प्रभावहीन हो जाती है, यह हमें बताना है। तो कोई भी रचना है ढीले पेज की तरह प्रभावहीन हो जाती है। अब गलत शब्दों के प्रयोग के कारण बात का जो कह सकते हैं अपेक्षित प्रभाव वो यहाँ पर नहीं पड़ पाता है। अच्छी कविता का बनना क्या होता है, सही बात को यहाँ सही शब्द जोड़ना होता है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, ऐसे अतिरिक्त दबाव की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि कवि के किन परिस्थितियों में बताया गया है कि किन स्थितियों को सहज स्वीकार किया है, अथवा जो हमारा पोयम है सहज स्वीकारा है। कविता में कवि क्या क्या कहना चाहता है ये हमें बताना है। तो देखिए कवि ने अपने जीवन की हर तिरक या फिर हर तिक्त मधुर अनुभूति, सुख दुखपूर्ण परिस्थिति हो गया, आत्मसम्मानपूर्ण गरीबी, विचार संपदा, व्यक्तित्व की दृढ़ता, भावनाओं को प्रवाहन धारा को संघर्ष या फिर कह सकते हैं सहज स्वीकार किया है। चूंकि सभी के साथ कवि अपने प्रिय को जुड़ा पाता है और इसलिए वो क्या करता है, सभी कवि को स्वीकार करता है। अगला सवाल है यहाँ पर आप सही बच्चों के लिए कि पाताली अंधेरे की गुफाओं में लापता हो जाने के बाद कवि संतोष का अनुभव क्यों करता है, ये आपको बताना है। तो कवि देखिए अपने प्रिय के ममत्व, अपनापन, कोमलता, आत्मीयता आदि से अपने को स्व को क्या करता है, कमजोर महसूस करता है। अब वो अज्ञानी और कह सकते हैं संवेदन शून्य होकर पाताली यहाँ अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में, धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है। इस स्थिति में उसे संतोष का अनुभव होता है क्योंकि वहां भी उसे प्रिय का स्मृति रूप सहारा मिलता है। फिर अगला सवाल है यहाँ से सूर्योदय से उषा का कौन सा टूटता है और क्यों टूटता है, आपको बताना है। तो सूर्योदय से पूर्व उषा काल में आकाश का सौंदर्य प्रतिपल प्रतीत होता दिखता है। नीले आकाश का नीले पंख जैसा, राख लिपे चौकासा, लाल केसर से धुले यहाँ पर काली सिल जैसा, लाल खड़िया चाक से मिले स्लेट जैसा, पर नीले जल में यहाँ पर नहाती गोरी दे जैसा, किसी जादू से कम नहीं। किंतु सूर्योदय होता है ये सभी क्या होते हैं, खो जाते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा, उषा को जादू को टूटना यहाँ पर कहा है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर विप्लव के जो वीर है वो किसे कहा गया और क्यों कहा गया। तो विप्लव के वीर बादलों को कहा गया क्योंकि बादल विप्लव हो जाते हैं। कवि ने बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया है और उसे विप्लव वीर कहा है। ये बादल ही क्रांति के द्वारा क्या करते हैं, जन यानी लोगों की आकांक्षाओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर है कि तुलसीदास जी ने अपने को क्या कहा है, गुलाम है राम का, क्यों कहा है। तो देखिए जो हमारे पास तुलसीदास प्रभु राम के क्या है, सच्चे हृदय से समर्पित जो भक्त हैं, वो राम भक्त पहले हैं। कविता करना उसकी भक्ति का क्या है, प्रकटीकरण है। वही बताया गया वे प्रभु राम से दास भाव की भक्ति करते हैं। स्वयं को दास, सेवक, चाकर आदि मानते हुए प्रभु राम के सम्मुख अपनी हीनता का तुलसी ने अनेक जगह क्या करते वर्णन किया है। यहाँ भी उसी उद्देश्य से स्वयं को उन्होंने राम को क्या करते, तुलसीदास जी ने राम को स्वयं का गुलाम बताया है। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा सकता है कि लक्ष्मण जो कह सकते हैं मूर्छा और राम का बिलाप पाठ के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम जी के जो स्नेह संबंधों पर यहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये यहाँ पर आपसे बच्चों को लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जो मूर्छा और राम का यहाँ पर कुछ भगवान हमारे श्री राम का जो यहाँ पर स्नेह संबंध को बताया हुआ है कि वे लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद व्याकुल एवं प्रेम भाव दृष्टिगत होते हैं। श्री राम का लक्ष्मण के प्रति अटूट होते हैं। मूर्छित लक्ष्मण के उपचार हेतु हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने में विलंब देखकर राम जी की जो अधीरता है वो इस प्रसंग में यहाँ पर प्रकट भी है। कह सकते प्रातृ प्रेम को संसार के अन्य सभी श्रेष्ठों में दिखलाया गया। वे धन, पुरुष, स्त्री और परिवार के सामने अपने भाई को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर अगला सवाल है यहाँ पर रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रश्न करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो देखिए माँ बच्चे को क्या करती है, प्रश्न करने के लिए अनेक वात्सल्यपूर्ण उपाय करती है। वो अपने नन्हे बेटे को कभी गोद में कैसे झुलाती है,
कभी रह रह कर हवा में लहराती है। बालक का मन चांद के तरह यहाँ पर ललचाया गया है, वह दुनकने लगता है तो चांद को देने की जिद करता है। माँ उसे हाथ में आईना पकड़ा कहती है कि लो देखो चांद आईने में उतर गया है। इन उपायों से वो बच्चे क्या करती है, प्रश्न करने का यहाँ पर प्रयास करती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ बोला हुआ है कि छोटे चौकने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित बताना है। तो कवि जो है हमारा कविता लिखने के लिए पहले प्रयुक्त कागज के पन्ने को छोटा सा चौकाना खेत कहता है। वह कवि कर्म और कृषि कर्म की समानता की दिखा रहा है। खेतों में जैसे बीज खाद आदि जाती है, उसी तरह कवि भी अपने भाव को कल्पना को कागज पर उतारता है। उसे शब्दारूपी अंकुर फटते हैं और जो कह सकते हैं बीम अलंकार रूपी पत्र पुष्प जो है आते हैं, और तथा जो कह सकते हैं रस रूपी जो फल का यहाँ पर कटाई कवि करता है। तो ये यहाँ पर इसका भावार्थ बताया गया है। तो ये हमारे कुछ काव्य सेक्शन से यानी कि जो आपके कविता सेक्शन पूछे गए सवाल थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।